नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के कोविड टेस्ट के लिए रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कहा कि 2% यात्रियों को नमूने देने होंगे, उन्हें जाने दिया जाएगा और RT-PCR जाँच की जाएगी। प्रोटोकॉल कहता है यदि कोई पॉजिटिव मामला है तो उनसे संपर्क किया जाएगा और उपचार के बारे में फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा कि सरकार कोरोना को लेकर बने वैश्विक हालात पर नजर रख रही है और उसी के हिसाब से आगे कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत पहले से ही टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, टीकाकरण और कोरोना को लेकर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन के साथ कोरोना महामारी का प्रबंधन कर रहा है और इसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। मंडाविया ने कहा कि राज्यों को स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने सहित कई अन्य सलाह दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज देश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। इस वर्चुअल मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल ने कहा कि सरकार ने नया आइडिया निकाला है और मुझे चिट्ठी लिखी है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद करो। उन्होंने कहा कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी और इसमें भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने की अपील की थी। राहुल गांधी ने कहा कि अब इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो। उन्होंने कहा ये सब बहाने हैं। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की सच्चाई से सरकार डर गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल हुए हैं। राहुल ने ट्वीट भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली की तरफ आ रहा ये जनसैलाब महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ है। हम जनता का दर्द समझते हैं, तभी 500 रुपए का गैस सिलेंडर, सरकारी नौकरी और मुफ्त इलाज दे रहे हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के 100 में 42 युवा बेरोजगार हैं। क्या हर घर बेरोजगारी और गरीबी ही आपका विकास है? कोरोना का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा भारत जोड़ो यात्रा रोकने की सलाह पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री की राहुल को लिखी गई चिट्ठी और पीएम मोदी की समीक्षा बैठक का और भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में पहुंचने के समय को जोड़ते हुए सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, चीन में कोरोना के मामले बढ़ाने वाले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले गुजरात और ओडिशा में मिले। ये मामले जुलाई, सितंबर और नवंबर में पाए गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पत्र कल लिखा है। पीएम आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करने और नहीं तो यात्रा को रोकने की सलाह दी। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी की गुजरात में सभाओं और अभी कुछ दिन पहले उत्तर पूर्व के राज्यों में की गई जनसभाओं का हवाला देते हुए पूछा है कि अब पीएम ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया। बता दें, चीन में जो वेरिएंट प्रकोप मचा रहा है वो भारत में सितंबर और नवंबर में भी पाए गए थे, लेकिन उस वक्त इसकी चर्चा नहीं हुई थी। चीन में एक बार फिर पांव फैला रही कोरोना महामारी को लेकर भारत में भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने राजस्थान में चल रही अपनी जन आक्रोश यात्रा को रद्द कर दिया है। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने ये जानकारी दी है। बीजेपी ने राजस्थान में 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा शुरू की थी। इसके साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी कई दिनों तक राज्य में चलती रही। बता दें, बीते दिन ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील की। इस बीच ये फैसला आया है। चीन में फैले कोरोना संक्रमण के कारण भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में जो वेरिएंट है उसका दिल्ली में एक भी केस नहीं मिला है। केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि चीन में वेरिएंट है वो है BF.7, लेकिन इसका दिल्ली में एक भी केस नहीं मिला है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हम टेस्टिंग लगातार कर रहे हैं। टेस्टिंग में भी दिल्ली में कोई भी केस नहीं मिला है और दिल्ली में अलग अलग 7 जगहों से सीवेज उठाते हैं, उसमें भी वेरिएंट नहीं मिला है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज बिहार पर अपनी विवादित टिप्पणी वापस ले ली। उनकी बिहार पर की गई टिप्पणी को लेकर राज्य के सांसदों ने संसद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और माफी की मांग की थी।
पीयूष गोयल ने यह टिप्पणी तब की थी जब राजद सदस्य मनोज झा मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई पर बोल रहे थे। इस दौरान झा को बीच में टोकते हुए पीयूष गोयल ने कहा था, अगर उनकी चली तो वो पूरे देश को बिहार बना देंगे। झा ने तुरंत उनकी टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सर, ये बिहार का अपमान है। पीयूष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, आप मेरे बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहें, लेकिन कृपया बिहार पर टिप्पणी न करें। कल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के सांसद मनोज झा और मंत्री गोयल के बीच हुई बातचीत की क्लिप साझा की और लिखा, देखिए कैसे एक विवेकहीन व अहंकारी केंद्रीय भाजपाई मंत्री सदन के अंदर बिहार और बिहारियों का अपमान कर रहा है। इनके गृह राज्य महाराष्ट्र से 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए, लेकिन बेचारे चूं तक नहीं कर सके। यही इनकी हैसियत है। बिहार बीजेपी के नाकारा सांसदों ने जमीर बेच दिया है। वहीं मनोज झा ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी पत्र लिखकर मंत्री से माफी मांगने और उस टिप्पणी को हटाने का आग्रह किया, जिसके बाद आज सुबह पीयूष गोयल ने एक स्पष्टीकरण दिया और कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। अगर इससे किसी की भावना आहत हुई है तो मैं तुरंत अपना बयान वापस लेता हूं। बिहार को लेकर दिए गए बयान को पीयूष गोयल ने वापस ले लिया है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू नेता बीजेपी नेता की आलोचना जारी रखे हुए हैं। आज राजद और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने गोयल की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और कहा, यह दिखाता है कि बीजेपी नेता बिहार के बारे में क्या सोचते हैं और इन सभी वर्षों में राज्य के साथ कैसा व्यवहार किया गया है। जदयू की युवा शाखा ने पटना में दिन में केंद्रीय मंत्री का पुतला भी फूंका। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार ने कहा कि प्रसिद्ध लेखक सर जॉन हॉल्टन ने एक किताब बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया लिखी और यहाँ हमारे अपने लोग हैं जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और बौद्धिक कौशल के बावजूद राज्य का तिरस्कार करते हैं। पीयूष गोयल का बयान भाजपा की मानसिकता को दिखाता है। हमने इस मामले पर अभी तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या पीएम मोदी का बयान नहीं सुना है। कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया गया क्योंकि इसे विशेष पैकेज से वंचित कर दिया गया। राजद प्रवक्ता ने कहा कि जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया था तब हमें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया था और फिर भी हम कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, गोयल के बयान से पता चलता है कि बीजेपी बिहार के बारे में क्या सोचती है। उन्होंने बिहार के 12 करोड़ लोगों को चोट पहुंचाई है। बिहार के उज्जवल पक्ष को समझने के लिए गोयल को बिहार के बारे में और पढ़ना चाहिए। बिहार की जनता उन्हें सही समय पर करारा जवाब देगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद तनाव बना हुआ है। इस बीच अब लद्दाख में भी शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। ये सैन्य स्तर की हाई लेवल मीटिंग 20 दिसंबर को हुई, जिसका फोकस पूर्वी लद्दाख में बचे हुए मुद्दों को सुलझाना था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक संयुक्त बयान में इसकी जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सहमति जताई है। विपक्षी दलों ने गुरुवार को भी राज्यसभा में तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। काफी देर तक हंगामा होने के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया। तवांग झड़प को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। लगातार हंगामे की वजह से कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। बुधवार को विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा ने महाराष्ट्र के साथ सीमा मुद्दे पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें राज्य के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया और सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के सभी दावों को प्रभावी ढंग से खारिज किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को दोनों विपक्षी दलों कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने पूरी तरह से समर्थन दिया। बता दें, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को सदन में चर्चा के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों सदनों को ये कहते हुए प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि सीमा विवाद का मुद्दा सुलझा लिया गया है, जिस पर विपक्षी नेता सिद्धारमैया ने सहमति जताई थी। मालूम हो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच बेलगावी में सीमा विवाद को लेकर कुछ दिनों पहले हिंसा हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए 3 मंत्रियों की एक समिति गठित की। समिति में दोनों राज्यों के मंत्री शामिल हैं। यूपी में हाल ही में बड़े बड़े निवेश के दावे किए गए थे। ये भी दावा किया गया था कि अकेले एक MOU से 35,000 करोड़ का निवेश आएगा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तो इस करार से 6 लाख लोगों को नौकरियां मिलने का दावा कर दिया था, लेकिन सारा मामला अब फर्जी निकल रहा है।
मीडिया में खबर आने के बाद अब यूपी सरकार सफाई में जुट गई है। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे थे। रविवार 18 दिसंबर को यूपी सरकार ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दावा किया कि अमेरिका की प्रसिद्ध ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से नॉलेज पार्क नोएडा में कैंपस बनाने के लिए 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 32,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है। इससे यूपी में अकेले इसी MOU से 35,000 करोड़ का विदेशी निवेश आएगा। हालांकि बुधवार को इस MOU की धज्जियां उड़ गईं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के एक आदेश के अनुसार सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को 2011 में एक गैर मान्यता प्राप्त निजी माध्यमिक शिक्षा संस्थान के रूप में संचालित करने की मंजूरी 8 दिसंबर 2022 को रद्द कर दी गई, यानी कि इस MOU के 10 दिन पहले। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी पर $9,965 का जुर्माना लगाया गया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर खुद इन तथ्यों को डाला गया है और बताया गया है कि कुल 25 कर्मचारी इस कथित प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। बताया गया है ये एक बिल्डिंग में चलने वाला संस्थान है, इसमें कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है। यूनिवर्सिटी में MBA का कोर्स कराए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था। दरअसल 2016 से 2020 तक के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के फैक्ट शीट में गड़बड़ी पाई गई। इसमें देखा गया कि इन 4 सालों में एक भी MBA स्टूडेंट ने संस्थान में दाखिला नहीं लिया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद यूपी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने स्पष्ट किया कि MOU ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ हुआ था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की 22 दिसंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी और ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के पीछे एक ही चेहरा है और उनका नाम अशरफ अल मुस्तफा है। अशरफ ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो मिस्र के मूल निवासी हैं और अब अमेरिकी नागरिक हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अशरफ ने अखबार को बताया कि उन्होंने हाल ही में ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप का गठन किया है, जिसकी परियोजनाएं भारत और मिस्र में हैं। उन्होंने बताया कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप लाभ कमाने के लिए है, जबकि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का गठन उन्होंने नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में किया है। यूपी सरकार के MOU का ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। मुस्तफा का दावा है कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप में उनकी 50% से अधिक हिस्सेदारी है। बहरहाल यूपी सरकार अब कह रही है ये सिर्फ MOU भर है, हम इसके लिए बाध्य नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा की बीकानेर में उनसे जुड़ी एक कंपनी के लैंड डील से संबंधित एक केस को खारिज करने की अपील को खारिज कर दिया। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक वाड्रा पर बीकानेर में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी LLP द्वारा एक जमीन खरीदने के मामले में जांच चल रही है। उन पर आरोप है कि जमीन एक मीडिएटर के ड्राइवर के नाम पर खरीदी गई थी, लेकिन इसके लिए वाड्रा के दिए गए चेक का इस्तेमाल किया गया था। ED ने इस मामले में 2018 में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा के खिलाफ समन जारी किया था। दोनों कथित तौर पर स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी LLP में पार्टनर हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पेश नहीं हुआ। इसी मामले में उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई से बचने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर कश्मीरी पंडित अपनी नौकरी पर नहीं जाएंगे और घर पर बैठे रहेंगे तो उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बता दें, बीते कुछ महीनों से कश्मीर घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडित आतंकियों के निशाने पर हैं। कई कश्मीरी पंडितों को दफ्तर में घुसकर निशाना बनाया गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया। उन्हें घाटी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग को लेकर भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विशेष रोजगार योजना के तहत करीब 6,000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी घाटी लौटे थे, लेकिन टारगेट किलिंग के डर से वो पिछले 6 महीने से अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। वो सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 31 अगस्त तक की तनख्वाह सभी कश्मीरी पंडितों को दे दी गई है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि घर बैठकर तनख्वाह दी जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी मदद और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपराज्यपाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जम्मू में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों ने मनोज सिन्हा की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डीएमके सांसद ए राजा की 45 एकड़ की जमीन को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी के अनुसार ये 55 करोड़ की इस बेनामी संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अस्थायी तौर पर जब्त किया गया है। ईडी के अनुसार 2004 से 2007 के बीच जिस वक्त ए राजा पर्यावरण और वन मंत्री थे, उस दौरान गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण क्लियरेंस देने के बदले ये जमीन एक कंपनी ने खरीदी थी। निदेशालय के अनुसार कथित तौर पर इस कंपनी का नाता ए राजा से है। ईडी ने कहा ये जमीन ए राजा की एक बेनामी कंपनी के नाम पर है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रही अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने बहरीन जाने की मांग वाली अपनी याचिका को वापस ले लिया। उन्होंने इसके लिए दिल्ली के एक कोर्ट में अपील की थी। हालांकि उनके वकील ने कहा है कि उन्होंने इस याचिका को वापस लिया है क्योंकि केस महत्वपूर्ण मोड़ पर है, इसलिए इसको वापस लिया गया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। कोर्ट ने पहले भी हमारी विदेश जाने की गुजारिश स्वीकार की थी। बता दें, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच चल रही है। अभिनेत्री पर सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगे हैं। श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। आज दिल्ली कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आफ्ताब के वकील अहमद खान ने अदालत को बताया कि उनके और अभियुक्त के बीच गलतफहमी की वजह से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका 15 दिसंबर को दायर की गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन जिंदा है और लड़ रहा है। उन्होंने ये बात अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में कही। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनका देश कभी भी रूस के आगे नहीं झुकेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से जबरदस्त जंग चल रही है। रूस ने लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की है, लेकिन यूक्रेन की ओर से भी इस लड़ाई में जोरदार जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मौजूद सभी सदस्यों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रूस अब हम पर और अत्याचार नहीं कर सकता। उन्होंने इस दौरान हथियार और गोला बारूद की जरूरत का जिक्र किया। अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा सहायता पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आपका ये पैसा दान के रूप में नहीं है, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा में एक निवेश है जिसे हम बेहतर ढंग से संभालते हैं। बता दें, अमेरिका यूक्रेन को 1.8 अरब डॉलर की सहायता और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देगा। वहीं रूस ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति अमेरिका की ओर से उकसावे और यूक्रेन संघर्ष में अमेरिकी सैन्य भागीदारी का विस्तार है। और अगर ये दिया जाता है तो यूएस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों के लिए एक वैध टारगेट होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में जारी दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम पहली पारी में 227 रनों पर ऑल आउट हो गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 84 रन बनाने वाले मोमिनुल के अलावा कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। भारत की ओर से उमेश यादव और आर अश्विन ने 4-4 विकेट चटकाए। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 19 रन था। बता दें, पहले मैच में भारत जीत दर्ज कर चुका है, जिसके कारण भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।